नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है, जो उनकी सत्ता चलाने की नीति है और जो उनकी सत्ता चलाने के लिए करने की नीति है, वो सिर्फ झूठ, मक्कारी, नफरत और पूंजी पर टिकी। क्या वो भ्रष्टाचार और बेईमानी और मशीनरी के दुरुपयोग के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है? कमोबेश आज इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो ये सवाल उठने आज लाजमी है, क्योंकि जो हो रहा है, संसद से लेकर सड़क तक हर जगह झूठ बोला जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, अपराध किए जा रहे हैं और उसके बाद उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। जिस नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा है वह अपने आप में चिंताजनक है। कल संसद में देश के गृह मंत्री, जो एक जमाने में तमाम सारी चीजों में भगोड़े तक घोषित थे और न जाने क्या क्या किए गए थे, वो अब देश के गृह मंत्री हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उसी आपराधिक पृष्ठभूमि की आप उम्मीद भी करें। लेकिन वो किस तरह झूठ बोलेंगे, किस तरह की चीज करेंगे, उससे लगता है कि जो मशीनरी है उससे समझ में आता है। नेहरू को समझने के लिए बौद्धिकता चाहिए, तार्किकता चाहिए, समावेशी होना चाहिए, मस्तिष्क को समृद्ध होना चाहिए, तब आप नेहरू को समझ सकते हैं। नेहरू को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। मूर्खों के लिए तो नेहरू कुछ है ही नहीं, लेकिन विद्वानों के लिए वो भगवान है। तो आप ये समझिए, नेहरू नेहरू है, इस देश के लिए वो भगवान है। उन्होंने इस देश को बनाया है। तब ऐसी स्थिति, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को लेकर के छिड़ी बहस और उसके बाद में कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में वहां की विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की मांग को लेकर के थी कि आखिर वहां की विधानसभाओं का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। जब सारे चुनाव हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरी तरह शांति हो गई है, इतना अच्छा आपने कर दिया है माहौल, तो फिर चुनाव से क्यों डर रहे हैं? जब चुनाव से डरने की बात आती तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं होता, वो झूठ बोलने लगते हैं, वो पीओके को अपना बताने लगते हैं। हम भी कह रहे हैं चलिए अपना है, हमने कब कहा नहीं। और वो कहते हैं कि नेहरू ने उसे जो है पीओके बनवा दिया। हुजूर, जब पीओके बना था, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उस समय तक वो भारत का हिस्सा नहीं था। जब चाइना ने वह जमीन, जिसको पंडित नेहरू के सिर पर थोपते हैं, वो कहते हैं कि भारत में से चली गई, वो भारत का हिस्सा नहीं थी। सियाचिन की वो भूमि नेहरू ने नक्शे में जरूर अपना दिखाया, लेकिन वो थी नहीं। जब शुरुआती दौर में राजा हरि सिंह से कहा जा रहा था कि आप भारत में मिल जाइए, तो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे और वो अपना अलग डोगरिस्तान बनाना चाहते थे। और उसके लिए थे महात्मा गांधी जी भी गए श्रीनगर और वहां पर उन्होंने बैठ करके चर्चा की थी महारानी और महाराजा से, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब पाकिस्तान की कबायली सेना ने आकर के तमाम कब्जा कर लिया और वो हार गए, उस स्थिति में वो भारत के पास अक्टूबर महीने के लास्ट सप्ताह में आए और आग्रह किया आप हमें बचा लो। और जब बचा लो की बात आई, तब कहीं भारत के साथ में भारत ने कहा हम बचा लेंगे, लेकिन अब आप भारत के अंग बनिए। तो जब वो भारत के साथ में उन्होंने समझौता किया, उस समय तक यह सारी संपत्ति जा चुकी थी और उस समय राजा के पास तो कुछ रह नहीं गया था। फारूक अब्दुल्ला साहब के पिता
शेख अब्दुल्ला साहब थे। पंडित नेहरू ने उनसे मदद मांगी कि आप मदद कीजिए। उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने के बजाय हिंदुस्तान की मदद की। उन्होंने अपने यहां की औरतों को, अपने यहां के लोगों को, युवाओं को, सबको जोड़ करके सैनिक के रूप में तैयार किया। क्या एक भी आरएसएस का व्यक्ति जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आज दंगे फसाद कर रहे हैं, वो गए थे क्या? कहीं पे आप दिखा दीजिए, नहीं गए थे। लेकिन उस समय शेख अब्दुल्ला ने, कश्मीर के लोगों ने भारत की सेना के साथ में कदम से कदम मिलाकर के लड़ाई लड़ी और पाकिस्तानी कबाइलियों को खदेड़ दिया और उस जगह तक पहुंच गए जहां तक राजा ने अनुमति दी। जहां के आगे राजा ने अनुमति नहीं दी, वहां तक कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब तक न भारत का संविधान बना था, न भारत की और व्यवस्थाएं थी। राजा रजवाड़ों के राज मौजूद थे। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, सिर्फ वो भारत के साथ जुड़े थे, तो कोई नियम कानून नहीं था, इसलिए अंग्रेजी नियम कानून ही चल रहा था। तो जो तमाम सारे झूठ बोले जाते हैं वो अपने आप में शर्मनाक है। चलिए इन झूठ की बात छोड़िए, एक और झूठ बोला राहुल गांधी, जो बार बार कहते हैं जातिगत जनगणना की बात। तो राहुल गांधी ये नहीं कहते कि किसी को जबरन जाति और धर्म में बांट दिया जाए, बल्कि वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जातियों का जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है चुनाव में, उसको किस तरह से रोका जाए और जाति विहीन समाज बनाया जाए। उसमें उन्होंने जिक्र किया 1990 में राजीव गांधी के संसद में दिए गए उस भाषण का, जब उन्होंने कहा था 6 सितंबर 1990 को कि ये जो आप जाति के आधार पर तमाम चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं, ये गलत है। जाति विहीन समाज को बनाने के पूरे सिद्धांत के खिलाफ है। हमें सबको अधिकार देने की जरूरत है, सबको बराबर लाने की जरूरत है और उठाने की जरूरत है, ना कि जातियों में बांटने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा था, उससे इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था, उस परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। एक शब्द कहां पर कहा गया है, किन परिस्थितियों में कहा गया है, और उसका उपयोग दूसरी जगह कर दिया जाए तो निश्चित रूप से गलत होता है। वही स्थिति है। तो राजीव गांधी ने जब यह कहा था, और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 का जो चुनाव लड़ा था, उसमें क्या कहा था? उस समय भी जनता पार्टी की जो सरकार थी, उस सरकार ने जो जातिवाद बढ़ाया था, उस जातिवाद बढ़ाने वाले उस पूरे उसके अंग भारतीय जनता पार्टी भी थी, क्योंकि उसने अपने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय किया हुआ। उस समय की स्थिति थी। बहरहाल जब चुनाव हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने यही नारा दिया, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो जाति विहीन समाज, सर्वजन को सुख देना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों को करते हुए सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्म के लोगों को समान जरूरी हक देना, यही कांग्रेस की नीति रही। और राजीव गांधी ने भी इसी को केंद्रित करते हुए बात कही थी। लेकिन यहां पर उस जातिगत जनगणना से लिया, जातिगत जनगणना क्यों चाहिए? क्योंकि जिससे पता चले कि कौन कितना क्या है, किसका क्या है, और उसके बाद में उनमें से राहुल गांधी ने 2 चीजें कही, जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे, और उसके बाद में आर्थिक सर्वे हो कि किसकी क्या दशा है। जब यह होगा तो गरीब को इंसाफ मिलेगा, ना कि अमीर को। ऐसे जाति के आधार पर सिर्फ आप सारी मलाई काट लेते हैं, तो जो गरीब होगा, वो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उस आधार पर तय होगा, ना कि जाति के आधार पर। तो गरीबी निश्चित रूप से इंदिरा गांधी का नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी खत्म करो।
तो उसकी दिशा में उन्होंने काम किया और कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाले गए, उन्हें मदद की गई। इसीलिए यह बेहद जरूरी। लेकिन साहब नफरत फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, तो झूठ और नफरत बोलने का, क्योंकि नेहरू बन नहीं सकते तो नेहरू की बात करते हैं और नेहरू के लेख लग जाते हैं, जबकि न नेहरू का बंटवारे में था न उसमें था। और जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है तो कश्मीरी पंडित जब निकाले गए कश्मीर से जनवरी 1990 में, तब हुजूर सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की केंद्र में सरकार थी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था जम्मू कश्मीर में। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगमोहन, जो बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उन्हें जो है वहां का राज्यपाल बना के भेजा गया। और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को बसों में लादकर उन पर अत्याचार हुए, सब कुछ हुआ और उन्हें लादकर बाहर फेंक दिया गया और सालों साल उनके लिए कुछ नहीं हुआ। जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो उसने उनके लिए किया, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम किया, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए काम किया। मोदी सरकार पिछले 9.5 साल से है, उसने उनके लिए अब तक कुछ नहीं किया है फिल्म बनवाने के अलावा, और फिल्म के पैसे से कमाई करवा दी कुछ पूंजीपतियों की। तो साहब ये सत्य। और कश्मीरी पंडित उस 1990 के कत्लेआम में जितने नहीं मारे गए थे, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मार दिए। इससे आप पूरे खेल को समझ सकते हैं। और जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारे गए थे, उससे बहुत ज्यादा मुसलमान भी मारे गए उन आतंकियों द्वारा, क्योंकि वो सपोर्ट करते थे, वो सच के साथ खड़े होते। तो यह कश्मीर सूफी संस्कृति का है, सबको जोड़ने का कश्मीर है, और उस कश्मीर को आप बदनाम करते हैं। तो साहब पहले तो यह समझ लीजिए। फिर दूसरी बात, आप उन्हें करते नहीं हैं, उनके दर्द में जो है छुरा घुसाते हैं, घाव को बढ़ाते हैं, नमक डालते हैं, तो वह है। इसके बाद आप कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, आप दूसरी बातें करते हैं, आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो हुजूर आता है कि आपने 25 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के तो माफ कर दिए, और गरीब किसानों और सबके जब राहुल गांधी कहते हैं कि उनके कर्ज माफ करो और उन्हें खड़ा करो और उसके बाद में उनसे टैक्स लो, वो आप करने को नहीं तैयार हो। आप तो पूंजीपतियों को ही करोगे। और संसद के भीतर मान लिया भारतीय जनता पार्टी के वित्त राज्य मंत्री ने कि इस देश में पूंजीपतियों को दिया गया जो लोन था, उस लोन का 50% से अधिक माफ कर दिया गया। 50% से अधिक, यानी उन्होंने यदि 11 करोड़ रुपया लिया, जो करीब करीब राउंड फिगर में 11 करोड़ है, 11,000 करोड़ है, वो 11,000 करोड़ लिया जो पिछले साल, उसको आपने माफ कर दिया आधे से अधिक। यह स्थिति है। इसके बाद में जब पूरे आपके कार्यकाल की बात आती है 9 साल में, तो आपने 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया उनका, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो राइट ऑफ। तो इस तरह से है, तो यानी वो किया गया। और साहब हालात ये हैं, तमाम सारे लोग जो अपने आप को एनसीएलटी के जरिए दिवालिया घोषित करने का जो खेल नरेंद्र मोदी ने जो रचने का किया, उसमें दिवालिया घोषित कर देते हैं और चलते हैं चार्टर्ड प्लेन से, रुकते हैं 5 स्टार होटल्स में, सुविधाएं अवेल करते हैं और न जाने क्या क्या, गाड़ियां आलीशान है। और फिर वही लोग जिनके लोन माफ किए जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पकड़ा देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और इसका उदाहरण लोग बड़ी बार बार कहते हैं कि आखिर ईवीएम हैक हो गई या ये हो गया वो हो गया। मैं नहीं जानता, मैं आज तक इसका, चूंकि मुझे कोई बहुत बड़ा सार्थक वो नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इस पर कभी टिप्पणी नहीं की। लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करता हूं कि यदि ये सब हो रहा होता तो नरेंद्र मोदी इतना पैसा क्यों खर्च करते? जो ये अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए,
इसमें टोटल भारतीय जनता पार्टी ने करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। 25,000 करोड़ रुपया, अब आप समझ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि यदि आप देखेंगे जनता ने किसको क्या दिया है या कहां से क्या मिला है, जो घोषित है, अघोषित वाला तो पता नहीं चल रहा है, जो घोषित है एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें 725 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और जिस कांग्रेस पार्टी से हर कोई सवाल पूछता है, हर कोई कहता है कि अरे कांग्रेस क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या है, उसको सिर्फ 79 यानी 79 करोड़ रुपया मिला। उन्हें 79 करोड़, इनको 725 करोड़। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। 2014 तक जो मिलता था वो सबको समान समान हिसाब से बंटता था, लेकिन आज सिर्फ इनको मिलता है। तो आप सोचिए, उस कांग्रेस को आप देते कुछ नहीं है, मदद आप कर नहीं सकते हैं। राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे और सब कुछ करेंगे। तो ये पूंजीपतियों का खेल, ये तमाम बनिया संस्कृति का खेल है। और वो लोग जिस तरीके से करते हैं और उसके बाद में सरकार उनके धंधे चलवाती है और देश को लूटवाती है। तो यह देश लूटने का पूरा धंधा है। अब आइए आप कि इस पूरे से हो क्या रहा है। इस पूरे से हालत यह हो गई है कि पिछले 3 साल में 36,000 युवाओं ने, छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। इतना बड़ा फिगर क्यों? क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है और कुछ है नहीं। योग्य लोग परेशान हो रहे हैं हर जगह और अयोग्य लोग राज कर रहे हैं। तो जब यह दशा हो तो आप समझ सकते हैं। फिर सवाल उठाएंगे राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे और इस पे, और जो तमाम क्षेत्रीय विपक्षी दल हैं वो अपने अपने राज्यों में खूब पैसा ले रहे हैं। कांग्रेस को उसके मुकाबले कम मिल रहा है। लेकिन सवाल कांग्रेस से कि कांग्रेस ये करे, तो कांग्रेस इतने सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, किन परिस्थितियों में लड़ रही है, इसको भी समझने की जरूरत है। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं या सत्ता में आने के लिए क्या करते हैं, तो नफरत फैलाते हैं। और नफरत की स्थिति क्या है कि आप देखिए, जयपुर जलने लगा है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर बेचारे छोटे छोटे गरीब लोगों के ऊपर चलने लगे। नफरत के बुलडोजर चल रहे हैं, नफरत के वो हो रहा है। इंदौर में इसी तरीके से हुआ, इसी तरीके से और जगह हुआ। तो ये सारे खेल चल रहे हैं और इस नफरत के बूते फिर कहते हैं बड़ा स्ट्रांग वो है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में जीतते ही अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया 24 घंटे के भीतर, और 3 दिन बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों से कि क्या फैसला है, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, तो ये आप समझ लीजिए, जो हवा की बात करने की बजाय फैसला यह होना चाहिए कि कैसे देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, वो बचाएंगे और उसके लिए करेंगे। तो जब आप यह सोचेंगे तो देश भी बचेगा, आप भी बचेंगे, लोकतंत्र भी बचेगा। नहीं तो इन झूठों से जो हिंदुत्व के नाम का झूठ परोसते हैं वो आपको सिर्फ बर्बाद करेंगे। क्योंकि कोई राम मंदिर का कभी विरोधी नहीं रहा, मुस्लिम्स भी उसके पक्ष में रहे, लेकिन किसी की भूमि पर, किसी की इमारत पर तोड़ करके बनाना यह तो उचित नहीं था। बहरहाल जो भी हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, अब जो हो चुका है उस पे जाने के बजाय अब सुधार पर काम करने की जरूरत है। तो यही कहते हुए मैं बात समाप्त करूंगा कि सच को जानिए, पहचानिए। सच को जिस दिन जान जाएंगे, कांग्रेस भी जीतेगी, आप भी जीतेंगे, लोकतंत्र भी जीतेगा और संविधान भी जीतेगा और हर व्यक्ति को हक मिलेगा। जय हिंद।
है।